अंकिता भंडारी के लिए उत्तराखंड कहें और देश के लोग कहें सड़कों पर उतरे। अंकिता को न्याय चाहिए। अंकिता हम शर्मिंदा है, जिंदा है। वीआईपी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जितने भी भाजपा के ठगी नेता है बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। सच सामने आ रहा है कि इस दुष्कर्म की सुई, इस दुष्कर्म का जो पूरा कांड है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है। भाई साहब, निर्भया के बाद देश की एक और बेटी अंकिता भंडारी के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए जनता का हुजूम सड़कों पर है। इस वक्त बीजेपी पार्टी की महिला नेता इस्तीफा दे रही हैं। कह रही हैं, मैं हरिद्वार से भाजपा मंडल अध्यक्ष हूं और थू है ऐसी गंदी भाजपा पर। इस महिला को देखिए, कह रही मैं सर्विस दूंगी। ये हर औरत के हाथ में होगा, जितने भी भाजपा के ठगी नेता है बाहर आ जाओ, सर्विस मैं दूंगी तुम्हें। देखा बहन, मतलब पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है। उत्तराखंड में बीजेपी की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। अंकिता भंडारी मामला अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया, बल्कि ये एक सत्ता, सिस्टम और इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। एक 19 साल की लड़की जिस पर वीआईपी को सर्विस देने का दबाव बनाया गया और फिर स्पेशल सर्विस देने से इनकार कर दिया तो उसे मार डाला गया। इस मामले में बीजेपी चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। इल्जाम लग रहे हैं कि जो वीआईपी है वो बीजेपी पार्टी से है और अब खुद पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है। दोस्तों, 3 साल पहले हुए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस रिजॉर्ट में घटना हुई वहां बुलडोजर चलवा दिया गया, सबूत मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन अब एक के बाद एक खुलासे सामने हो रहे हैं। कहते हैं ना कि जिस चीज को जितना छिपाने की कोशिश की जाती है वो उतनी ज्यादा ही सामने आने लगती है। उत्तराखंड की जनता सड़कों पर उतर चुकी है और हर जगह ये मांग गूंज रही है कि अंकिता भंडारी केस की जांच सीबीआई से हो। धामी सरकार लगातार इससे बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आरोप है कि इस मामले में बड़े और ताकतवर लोग शामिल है। सवाल यही है कि अगर सरकार निर्दोष है तो जांच से क्यों डर रही है। देहरादून, नैनीताल और पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहा है। सीएम आवास घेरने की कोशिशें हो रही है। पुलिस के डंडों से आंदोलनकारियों को रोका गया। हालात ऐसे बन चुके हैं जैसे निर्भया कांड के वक्त दिल्ली में बने थे। स्कूल की बच्चियां राष्ट्रपति को अपने खून से लेटर लिख रही हैं और पूछ रही हैं कि क्या वीआईपी को अपराध करने की छूट है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बीजेपी के अपने नेता इस्तीफा दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि सीबीआई जांच में देरी से वो आहत है, तो कोई खुलकर कह रहा है कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और आरोपियों को बचाया जा रहा है। सवाल साफ है कि आखिर किसे बचाने की कोशिश हो रही है। इस मामले पर कांग्रेस भी लगातार हमला कर रही है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। अंकिता भंडारी को न्याय दो, इस नारे के साथ पूरा का पूरा उत्तराखंड गूंज रहा है। लोग सड़कों पर हैं, उद्वेलित है, आक्रोशित है, परेशान है, दुखी है कि कैसे पहाड़ की एक बेटी के साथ इतना अन्याय हुआ। उस बेटी के ऊपर दबाव बनाया गया जिस्म फरोशी का। जब उसने मना कर दिया तो उसकी निर्मम हत्या हो गई और सारे के सारे सबूत छिपाने के लिए तुरंत उस होटल पर बुलडोजर चला दिया गया, क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता का बेटा शामिल था। और अब ये सच सामने आ रहा है कि इस दुष्कर्म की सुई, इस दुष्कर्म का जो पूरा कांड है वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तक पहुंचता है। वहीं अलका लांबा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। सुनिए जरा वो क्या कह रही हैं। बहादुर बेटी अंकिता भंडारी के लिए उत्तराखंड कहें और देश के लोग कहें सड़कों पर उतरे, न्याय मांग रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले में सीबीआई जांच हो, इसकी मांग लगातार उठाई जा रही है, ताकि वो वीवीआईपी कौन था जो अंकिता भंडारी की हत्या में और उसे गलत काम करने के लिए दबाव बना रहा था, वो कौन है वो सामने आना चाहिए। झुकना पड़ेगा भाजपा की इस सरकार को जो बेटी बचाओ का नारा देती है, पर अपराधियों को एक के बाद एक बचाने का, बेल और पैरोल पे बाहर लाने का काम कर रही है। अब ये काम उत्तराखंड में कम से कम हम नहीं होने देंगे और बाकी जगह भी हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। दोस्तों, अगर आप अंकिता को नहीं जानते तो 1 मिनट में पूरी कहानी समझ लीजिए। वो अंकिता जिसकी जिंदगी का 18 सितंबर 2022 आखिरी दिन साबित हुआ, लेकिन आज 3 साल 3 महीने से ज्यादा हो गए। 3 शख्स को उम्र कैद भी हुई, लेकिन एक वीआईपी जो अभी तक बचा हुआ है, जिसको लेकर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, असल गुनहगार वही बताया जा रहा है।
असल में एक 19 साल की लड़की जो सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी, 12वीं पास करने के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद 18 अगस्त 2022 को इसी लड़की ने हरिद्वार से करीब 8 किलोमीटर दूर वनतरा रिजॉर्ट में अपनी पहली नौकरी बतौर रिसेप्शन पर ज्वाइन की। ये थी अंकिता। उस रिजॉर्ट से अंकिता के घर और गांव की दूरी करीब 150 किलोमीटर थी, लिहाजा रोज आना जाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अंकिता उसी रिजॉर्ट के एक कमरे में रहने लगी थी। शुरुआत काफी अच्छी थी। अंकिता को रिजॉर्ट में नौकरी करते हुए पूरा 1 महीना हो चुका था और ठीक 1 महीने बाद 18 सितंबर की रात अंकिता अचानक गायब हो जाती है। पूरी रात बीत जाती है। अंकिता की गुमशुदगी की किसी को भनक तक नहीं लगती। फिर अगले रोज यानी 19 सितंबर की सुबह रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। इसके बाद वो अंकिता के घर वालों को भी फोन कर उसकी गुमशुदगी की जानकारी खुद ही देता है। अंकिता का मोबाइल बंद था। खबर सुनते ही अंकिता का परिवार बदहवास ऋषिकेश की तरफ भागता हुआ पहुंचता है। अंकिता के माँ बाप 3-4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में भटकते रहते हैं, पर उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, जबकि वो बाकायदा पुलकित का नाम ले रहे थे। पुलकित के पिता पूर्व मंत्री विनोद आर्य थे। दोस्तों, किसी तरह 22 सितंबर को पहली बार पुलिस FIR लिखती है। इधर कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब अचानक जम्मू में रहने वाला अंकिता का दोस्त अंकिता के पिता को अंकिता से हुई आखिरी बातचीत का ऑडियो और कुछ चैट भेजता है। ऑडियो कॉल और चैट चीख कर बता रहे थे कि अंकिता की गुमशुदगी के पीछे कौन और क्यों है। अब तक ये बातें सोशल मीडिया पर भी आ चुकी थी। दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य और उनके साहबजादे पर अब दबाव बढ़ने लगा था। लिहाजा देहरादून से यह हुक्म हुआ और 23 सितंबर को पूर्व मंत्री जी के बेटे पुलकित आर्य और रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और एक और स्टाफ अंकिता गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। पर सवाल अब भी यही था कि अंकिता कहाँ है? जवाब पुलकित और उसके स्टाफ ही दे सकते थे। उसके बाद पुलिस के दबाव में आकर पुलकित ने मुंह खोल दिया। फिर उसने अंकिता का पूरा सच बताया। पुलकित, उसके मैनेजर और स्टाफ ने जो कहानी बताई वो कुछ यूं थी। 18 सितंबर की शाम पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ। अंकिता का गुस्सा शांत करने के लिए पुलकित उसे अपने साथ ऋषिकेश ले गया। चारों एक स्कूटी और बाइक पर गए थे। रिजॉर्ट से करीब 8 किलोमीटर दूर चीला बैराज के करीब चारों रुके। वहां पुलकित और उसके स्टाफ ने शराब पी। कुछ देर रुकने के बाद चारों वापस लौटने लगे, लेकिन तभी अंकिता फिर भड़क उठी और एक बार फिर पुलकित के साथ उसका झगड़ा हुआ। तब ये लोग बैराज के किनारे खड़े थे। नीचे बैराज का पानी बह रहा था। झगड़े के दौरान अचानक पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया, जिससे वो बैराज में जा गिरी। मगर इसके बावजूद तीनों उसे बचाने के बजाय स्कूटी और बाइक पर वापस रिजॉर्ट की तरफ चले गए। इत्तफाक से रास्ते में एक जगह CCTV कैमरा लगा है। इस कैमरे की तस्वीर भी पुलिस के कब्जे में है। कैमरे में साफ दिख रहा है कि चीला बैराज जाते वक्त स्कूटी और बाइक पर 4 लोग थे, मगर लौटते वक्त सिर्फ 3। अंकिता गायब थी। पूरी रात गुजरने के बाद पुलकित ने खुद ही पुलिस स्टेशन जाकर अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी ताकि कोई उस पर शक न करे। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ। असल में अंकिता की मौत के पीछे रिजॉर्ट में खेला जा रहा गंदा खेल था। पुलकित ने अंकिता को अपना रिजॉर्ट चलाने के लिए उसी धंधे में धकेलने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। वो उससे सैलानियों को कमरे में जाने के लिए कहता था। अंकिता इसके लिए तैयार नहीं थी। इसी को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी, लेकिन उसका एक दोस्त जो जम्मू में था उससे उसने सारी बातें शेयर की थी। और उस दिन, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन की बात यही थी कि कोई VIP आ रहा था और उसको सर्विस देने की बात चल रही थी, जिसको लेकर के इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और उसके बाद उसकी जान चली गई थी। दोस्तों, ये है पूरी कहानी और इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।